बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आप सब लोगों को सबसे पहले जो है वो नए इस्लामी साल की मुबारक हो। और ये मुहर्रम का महीना आप लोगों ने कोशिश करनी है, क्योंकि इस महीने के अंदर जो हमारा इस्लाम है उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की कुर्बानियाँ, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि उनकी याद में किसी भी किस्म के, क्योंकि ये एक गम का मंथ कंसिडर किया जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस मंथ के अंदर किसी भी किस्म के सॉन्ग्स और स्टेटस पे आप लगा रहे हैं या सुन रहे हैं उनसे अवॉइड करना है, ठीक है बेटा। और साथ ही आपने कोशिश करनी है कि अब क्योंकि डेट भी प्रॉपर अनाउंस हो गई है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अब अगर आप पहले स्टडी को कम टाइम दे रहे थे तो आप अब स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा निकालना शुरू कर दें और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करें, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 फंजाई का टॉपिक, और फंजाई के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ ली थी वो उसका इंट्रोडक्शन था। फंजाई के हवाले से हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई के कुछ टॉपिक्स पढ़े, फिर हमने रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखा, क्लासिफिकेशन इन फंजाई देखा। आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के अंदर ना बेटा हमने पहले देखनी है इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर फंजाई क्या रोल प्ले कर रही है, हमने उस इम्पोर्टेंस को देखना है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर फंजाई क्या रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो फंजाई है ना ये इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, एंड दे आर एक्चुअली द पैरेलल डिकम्पोजर्स टू बैक्टीरिया। और फंजाई सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलके, सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलके दे आर इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करवा रहे हैं, जैसा कि आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है, जैसा कि आपने कार्बन साइकिल पढ़ा हुआ है। अगर ये फंजाई और बैक्टीरिया ना हो तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना इन्हें हम कहें दे एक्चुअली लॉक्ड अप इनटू द डंप, इनका वेस्ट हो जाए टोटली। तो उनकी रिसाइकलिंग करवाने के अंदर ना फंजाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। ये तो इसका इकोलॉजी के अंदर फायदा हो गया। इससे रिलेटेड हम इसका नुकसान भी देखेंगे कि एज अ डिकम्पोजर क्या फंजाई हमें कोई नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, वो हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखना है, ठीक है। ये हमने एज अ इकोलॉजी हमने इनका इम्पोर्टेंस को स्टडी कर लिया। साथ ही इसके अंदर लाइकन्स और माइकोराइजा का बताया हुआ है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। हम देखते हैं कि इसकी ना इकोनॉमी के अंदर क्या फायदा है। पहले हम इसकी इकोनॉमिक गेन्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके इकोनॉमिक लॉसेस पढ़ लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी को ये फ़ायदा क्या दे रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को ये नुकसान क्या दे रहे हैं। सबसे पहले काफ़ी सारी फंजाई जो है वो एडिबल फंजाई हैं, जिन्हें खाया भी जाता है। और आपने वैसे जनरल टर्म के अंदर पढ़ा हुआ होगा, खुम्बियाँ आपने सुनी हो, तो ये जो खुम्बियाँ वगैरह होती हैं ना ये खाई जाती हैं। ये बेसिकली क्या है? फंजाई हैं। उसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं इसकी, जैसा कि तकरीबन 200 स्पीशीज़ जो है वो मशरूम्स की हैं, अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स। इनमें कुछ मोरल्स हैं। मोरल्स के अंदर हम कहते हैं कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मॉर्केला एस्कुलेंटा। ट्रफल्स हैं, अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज,
ऑफ एस्कोमाइसीड्स। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एडिबल फंजाई हैं। एडिबल फंजाई के साथ साथ ना कुछ पॉइजनस मशरूम्स भी हैं। बिवेयर ऑफ द पॉइजनस मशरूम्स। और पॉइजनस मशरूम के लिए हम एक जो जनरल टर्म यूज करते हैं ना, वो है टोडस्टूल्स की। टोडस्टूल्स के लिए हम टर्म एक यूज करते हैं पॉइजनस मशरूम के लिए। अब उसकी दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक दी है उसमें एग्जांपल एमानीटा की। एमानीटा के लिए हम जो जनरल टर्म एक यूज करते हैं, जनरल जो इसका नेम है वो है डेथ कैप या डेथ एंजल। यानी कि इसकी जो कैप होती है, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो बेसिकली बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है। तो वो जो कैप होती है ना, अगर आप उसको खाएंगे ना तो उसकी वजह से आप मर सकते हैं। ठीक है, वो पॉइजनस है, इस वजह से हम उसे डेथ कैप कहते हैं, क्योंकि जैसे कैप खाई मौत का फरिश्ता आ जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डेथ एंजल भी है। ठीक है बेटा, तो एमानीटा। इसके अलावा एक जो है वो है जैक ओ लैटर्न। इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से एक फीचर भी दिया हुआ है, वो भी आपने याद करना है। जैक ओ लैटर्न का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओम्फिलेटस ओलियरियस। ओम्फिलेटस ओलियरियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जैक ओ लैटर्न। और ये बेसिकली क्या है, ये भी एक पॉइजनस मशरूम है, लेकिन ऐसी पॉइजनस मशरूम है हुज गिल्स ग्लो इन द डार्क। गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो डार्क के अंदर ग्लो करते हैं, वो जैक-ओ-लैटरन एक पॉइजनस मशरूम है। तो बुक की लाइन है कि बिवेयर ऑफ द पॉइजनस मशरूम्स, जिसमें जिसे कॉमनली कहा गया टोडस्टूल्स, उसमें एक एमानीटा जिसे आप डेथ कैप या डेथ एंजल कहते हो, और दूसरी जो है वो जैक-ओ-लैटरन है जिसका साइंटिफिक नेम है ओम्फिलेटस ओलियरियस हुज गिल्स ग्लो इन द डार्क। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है पॉइजनस मशरूम्स के हवाले से। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है लाइकन्स के हवाले से। क्या पॉइंट दिया हुआ है कि लाइकन से आपको एक तरह की डाई भी हासिल होती है। वी ऑब्टेन्ड अ डाई विच यूजुअली यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन्स। अगली बात, एक लाइकन का नेम मेंशन है जिसे कहा जाता है रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस is actually a lichen, not a moss, and which are used as a food by reindeers. reindeers ना बेसिकली डियर की तरह का एक जानवर है जो इन लाइकन्स के ऊपर फीड करता है। अब ये जो रेंडियर मॉस है ना, ये मॉस का पौधा नहीं है, बल्कि हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द लाइकन विच इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द फोटोऑटोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया लाइकन्स के हवाले से। हम देखते हैं कि फंजाई का रोल इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी बुक में एग्जांपल्स हैं उन्हीं को देखते हैं। 3 एग्जांपल्स मेंशन हैं। एक है यीस्ट, एक है पेंसिलियम और एक है एस्परजिलस। कि हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, क्या उसके अंदर फंजाई का कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। हम उस फूड इंडस्ट्री के अंदर ना फंजाई के रोल को देख लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 तरह की फंजाई को मेंशन किया। यीस्ट है, यीस्ट जो है वो बेसिकली बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि ये किस काम आ रहा है? ड्यू टू देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी। Yeast is used to make the bread and liquor. liquor शराब को कहते हैं। ब्रेड बनाने के काम आ रहा है या लिक्वर बनाने के काम आ रहा है यीस्ट। पेंसिलियम किस काम आ रहा है? पेंसिलियम is used to give the color
aroma and flavor to the cheese। अरोमा क्या होता है? फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, कलर, अरोमा एंड फ्लेवर, ये किस चीज के अंदर ऐड करवा रहे हैं? चीज के अंदर ऐड करवा रहे हैं। उसके लिए इस्तेमाल क्या हो रहा है? एक पेंसिलियम फंगस इस्तेमाल हो रही है। एस्परजिलस, एस्परजिलस के पास भी फर्मेंटिंग एबिलिटी है एंड इट इज यूज्ड टू मेक द सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन। सोयाबीन से सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जिसको यूजुअली ना आप कुकिंग के अंदर भी यूज कर रहे होते हो। ठीक है, सोया सॉस को। इसके अलावा सिट्रिक एसिड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्परजिलस, सिट्रिक एसिड भी हासिल हो रहा है। तो ये तमाम एमसीक्यूज हैं जिसके अंदर लाइकन से रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है और साथ में जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर फंजाई का क्या रोल होता है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, फूड इंडस्ट्री के बाद है ड्रग इंडस्ट्री और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज देखने को मिले। ड्रग इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि ड्रग इंडस्ट्री के अंदर फंजाई का क्या रोल है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले है एक एंटीबायोटिक जिसका नेम है पेंसिलिन एंड पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस दैट इज द पेंसिलियम नोटेटम and it is first extracted and studied by a scientist whose name is the Alexander Fleming। पेंसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रॉपर एक्सट्रैक्ट करके स्टडी किया और ये हासिल किससे हुई? पेंसिलियम नोटेटम। और पेंसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंगस है। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स मेंशन है और उन एंटीबायोटिक्स के रोल भी मेंशन है, वहां से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। तो एंटीबायोटिक के मैं पहले नेम मेंशन कर देता हूं। एक मेंशन की हुई है लोवास्टैटिन, एक मेंशन की हुई है ग्राइसियोफुल्विन, एक मेंशन की हुई है साइक्लोस्पोरिन, लोवास्टैटिन है, ग्राइसियोफुल्विन है, साइक्लोस्पोरिन है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो मेंशन की हुई हैं। ठीक है बेटा, लोवास्टैटिन का क्या रोल होता है? देखिए बेटा, जो लोवास्टैटिन होती है ना, इसे हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। स्टैटिन फैमिली जितनी भी है ना, इसे आप कहते हो कि हम इसे यूज कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्यों हाई होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवाने में कौन इन्वॉल्व होते हैं? लिवर के लेवल पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर ब्लड। जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन ज्यादा हो जाएगी ना, तो जो वेसल्स होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। जब वेसल्स तंग हो जाएंगी, ब्लड वॉल्यूम तो उतना ही है जितना पहले था, तो क्या होगा? जब ब्लड उस तंग वेसल में से गुजरेगा ना, इट एक्चुअली एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन आवर ब्लड वेसल्स एंड द फोर्स एक्सर्टिंग बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिन फैमिली। उसमें से एक यहाँ पे मेंशन है जिसे हमने कहा लोवास्टैटिन। इसी तरह से अटोरवास्टैटिन भी होती है, सिम्वास्टैटिन भी होती है, पूरी एक स्टैटिन फैमिली है। ठीक है बेटा, तो ये है कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिमूव करने के लिए। ग्राइसियोफुल्विन, इट इज यूज्ड टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, फंगस को रोकने के लिए ग्राइसियोफुल्विन इस्तेमाल हो रही है। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड
फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए साइक्लोस्पोरिन इस्तेमाल हो रही है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज बाहर से अंदर एंटर हो रही है ना, इट एक्चुअली कंसिडर्ड एज द एंटीजन, और उस एंटीजन को बेसिकली क्या करना है, हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना है। लेट्स सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसका किडनी फेल हो चुका है, तो आपने उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना है। जब किडनी बाहर से आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन कंसीडर करते हुए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे उस किडनी की रिजेक्शन के चांसेस है। तो हम क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन इस्तेमाल करते हैं। ये साइक्लोस्पोरिन क्या करती है, ये बेसिकली हमारे टी लिम्फोसाइट्स को डिप्रेस कर देती है। टी लिम्फोसाइट्स को थोड़ी देर के लिए उनके काम को रोक देती है, और टी लिम्फोसाइट्स ने ही बाहर से आने वाली चीजों को रिकॉग्नाइज करना होता है। जब थोड़ी देर के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है उस दौरान डिप्रेस हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी, उसके बाद टी लिम्फोसाइट अपना काम करेगा, तो वो फिर उस किडनी को बॉडी का हिस्सा कंसीडर करेगा, उसके खिलाफ जो है वो फिर बी लिम्फोसाइट को सिग्नल नहीं देगा कि वो एंटीबॉडीज बनाएं। इस वजह से हम कहते हैं कि साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक भी मेंशन है जिसे हम कहते हैं एर्गोटीन। कौन सी है बेटा, एर्गोटीन। तो एर्गोटीन का क्या रोल होता है, एर्गोटीन को हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली यूज टू रिलीफ हम कहते हैं सुकून देना, रिलीफ टू द मिग्रेन। मिग्रेन क्या होता है, स्वेयर हेडेक होता है। आप देखते हैं कुछ लोगों को ऐसा हेडेक भी होता है कि जैसे ही वो शाम को सूरज की रोशनी की तरफ गए हैं ना, तो उनका हेडेक जो है वो ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं। तो हेडेक की स्वेयर फॉर्म जो है वो मिग्रेन है। तो मिग्रेन से रिलीफ हासिल करने के लिए ना एर्गोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। तो हमने देखा कि फंजाई का ना ड्रग इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है। अब देखते हैं कि फंजाई का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल है। या फिर जेनेटिक रिसर्च में फंजाई का क्या रोल है। इसके हवाले से बेटा दो अक्सर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है यीस्ट से रिलेटेड, और एक पूछा जाता है न्यूरोस्पोरा से रिलेटेड। यीस्ट बेसिकली क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट है क्या, बेसिकली हम कहते हैं कि फंगस है। ठीक है बेटा, यीस्ट से रिलेटेड हम कहते हैं कि ये वो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसको जेनेटिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस वजह से, उसके हवाले से दो बातें हैं। एक ये कि इसकी जनरेशन बड़ी तेजी से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, आपने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दैट पर्टिकुलर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द बडिंग। तो हम कहते हैं बडिंग के प्रोसेस से इसकी जो जनरेशन है ना आगे बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो यीस्ट को आप जेनेटिक रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट बेसिकली कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना के इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका साइंटिफिक नेम भी मेंशन है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसियाई इसका साइंटिफिक नेम है, वो भी आपने याद रखना। और यीस्ट वो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोमिक सीक्वेंस कंप्लीट स्टडी हो चुका है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसका जीनोमिक सीक्वेंस कंप्लीट स्टडी हो चुका है, वो इकोलाई है, जिसे आपने वो येलो बॉक्स के अंदर देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जब बात की जाती है तो वो यीस्ट है। न्यूरोस्पोरा इसका कॉमन नेम हम कहते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द जेनेटिक रिसर्च।
ठीक है बेटा। तो ये वो कुछ बातें हैं जो हमने पढ़ी इकोनॉमिक गेन्स के हवाले से, और उसमें हमने देखा पहले फंजाई का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फिर इकोनॉमिक गेन्स के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ एडिबल फंजाई हैं, कुछ पॉइजनस मशरूम्स हैं, लाइकन्स का हमने रोल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि बेसिकली फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है, ड्रग इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है, और फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक रिसर्च या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इकोनॉमिक लॉसेस क्या है फंजाई की। इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, और इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर सबसे पहले जो आपको बात मिलेगी ना वो ये है कि अगर आप बैक्टीरिया और फंजाई का कंपैरिजन करें ना, तो हम कहते हैं कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली डिकम्पोज कर सकते हैं वुड को। वुड क्या है? प्लांट है, और प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से, साथ में उसमें लिग्निन भी होती है। तो हम कहते हैं कि बेसिकली ना जो फंजाई है ना, दे कैन डिकम्पोज द सेलुलोज और लिग्निन इफेक्टिवली एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं डिकम्पोज कर सकते, ठीक है बेटा, फंजाई कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो फंजाई होते हैं ना, ये प्लांट्स की भी काफ़ी सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। वो काफ़ी सारी डिजीज हमारी बुक के अंदर मेंशन है, जिसमें रेड रॉट ऑफ द शुगर केन है, इस वजह से इसी तरह से पर्पल एर्गॉट राई है, एप्पल स्कैब है। तो ये काफ़ी सारी जो है वो प्लांट से रिलेटेड डिजीजेस मेंशन है, वो आपने सिर्फ उनके नेम याद रखने हैं। जो हमने यहाँ पर देखना है वो एनिमल डिजीजेस को देखना है जो इम्पोर्टेंट है। और एनिमल डिजीजेस के अंदर पहले नेम मेंशन कर देता हूँ। उसमें एक जो डिजीज है वो है रिंगवर्म, जिसका दूसरा नेम है एथलीट फुट। फिर दूसरी डिजीज है कैंडिडियासिस। तीसरी डिजीज है हिस्टोप्लाज्मोसिस। चौथी डिजीज है बेटा एस्परजिलोसिस, और लास्ट में है एर्गोटिज्म। यहां से बेटा अक्सर एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना रिंगवर्म या एथलीट फुट की, इसका कॉज क्या है? कॉजेटिव एजेंट, पहले सबके कॉज लिख लेते हैं। रिंगवर्म और एथलीट फुट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द इम्परफेक्ट फंजाई, और इम्परफेक्ट फंजाई किसके अंदर इंक्लूड है? ड्यूटेरोमाइकोटा के लिए हमने इम्परफेक्ट फंजाई की टर्म यूज की थी। कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय द कैंडाइडा एल्बिकन्स, ये एक फंगस है, इसकी वजह से कैंडिडियासिस होता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज कॉज्ड बाय द इनहेलिंग of fungal spores contaminated with birds feces, contaminated with birds feces. Aspergillosis is caused by the Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus. Ergotism is caused by the, ये अब नेम हमारी बुक में नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ, एक दफा नाम्स में ये पूछा गया, क्लेविसेप परप्यूरिया या फिर पर्पल, जो हमारी बुक में है पर्पल एर्गॉट कॉन्टेमिनेटेड राई फ्लोर, पर्पल एर्गॉट कॉन्टेमिनेटेड राई फ्लोर, ठीक है। क्लेविसेप परप्यूरिया बेसिकली जो है वो फंगस है। तो ये मैंने लिख दिए सबके कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट के बाद बाकी बातें भी कुछ लिख लेते हैं। जो रिंगवर्म या एथलीट फुट है, इसे हम कहते हैं ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस।
देखें एथलीट फुट क्यों कह रहे हैं हम इसको? एथलीट हम कहते हैं, एथलेटिक्स टर्म है जो बेसिकली जो है वो रनिंग में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उन्हें हम कहते हैं कि एथलीट्स हैं। जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना ग्रास के ऊपर, तो ये यूजुअली बेयर फुटेड रनिंग करते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, रिदम को बढ़ाने के लिए। जब ये बेयर फुटेड रनिंग करते हैं ना तो वहाँ पर ग्रासेस पर जो है वो कुछ फंगस मौजूद होती हैं, उनमें से कुछ इम्परफेक्ट फंजाई भी हैं, और ये ना उनके फुट के लेवल पर ही सुपरफिशियल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, और रिंग वर्म जैसे रिंग बन जाते हैं ना, राउंड से सर्कल्स बन जाते हैं, वैसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि रिंग वर्म या एथलीट फुट है, ठीक है, पाँव पे हो रहा है ज़्यादातर, और सुपरफिशियल है, डीप नहीं है। कैंडाइडा एल्बिकन्स क्या कॉज करते हैं? इट यूजुअली कॉज अ वेजाइनल और ओरल थ्रश। ठीक है, वेजाइना के लेवल पर या माउथ के लेवल पर ना वो जख्म हो जाते हैं, उसे हम थ्रश का नाम दे रहे हैं, और इट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द कैंडाइडा एल्बिकन्स। हिस्टोप्लाज्मोसिस हम कहते हैं इट इज यूज्ड बाय द इनहेलिंग ऑफ फंगल स्पोर्स कॉन्टेमिनेटेड विद द बर्ड स्पीसीज। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, हम कहते हैं अब हम इनहेल किधर करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर ना रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। लेकिन कहीं ये स्पोर्स जो है अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाए ना, या फिर दूसरे ऑर्गन्स तक अप्रोच कर जाएं, देन इट माइट बी अ फैटल कंडीशन। इसकी वजह से फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है। अब एस्परजिलोसिस के लिए जगह नहीं रही, आगे लिखते हैं इसको। एस्परजिलोसिस जो है मैंने कहा कि इट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अ फंगस, दैट फंगस इज द एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो हम कहते हैं कि कुछ फंजाई की बात हो रही है, एस्परजिलस की बात नहीं हो रही है। कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो बेसिकली म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं, और उन टॉक्सिन्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि फंजाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्टडी ऑफ फंजाई को हमने क्या कहा था, माइकोलॉजी, तो उन टॉक्सिन्स को हम माइकोटॉक्सिन्स का नाम देते हैं। बट द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एस्परजिलस अगर कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उनको हम नाम देंगे एफ्लाटॉक्सिन्स का। यानी वो तमाम केमिकल्स जो कोई भी फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है वो माइकोटॉक्सिन है, एक्सेप्ट द एस्परजिलस। तो एस्परजिलस से रिलेटेड हम कहते हैं अगर ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उनको हम एफ्लाटॉक्सिन्स का नाम देते हैं। एंड दीज एफ्लाटॉक्सिन्स आर एक्चुअली कार्सिनोजेनिक। ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है बेटा, तो जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर और कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये अफेक्ट करती है? पहले तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है जिनका डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम हो। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ना आम इंडिविजुअल को यूजुअली डिस्टर्ब नहीं कर रही। जिनका डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम है या एड्स वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर एस्परजिलोसिस के चांसेस ज्यादा हैं। अब एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो स्प्रेड कैसे हो रही है? ये ना इन्फेक्ट करती है स्टोर्ड ग्रेन्स को, कि ये जो हम दालें हो गई, वीट हो गए, इसको जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो ज्यादातर ये उन्हीं को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर एग को या फिर मिल्क को, इनको ये इन्फेक्ट करते हैं। और जब हम इन चीज़ों के ऊपर फीड कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसकी मदद से एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और अफेक्ट किसको करता है? ज़्यादातर उनको जिनका डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम हो। आम को भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस उनमें देखा गया। ठीक है बेटा, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, तो इसकी वजह से डेथ के भी चांसेस होते हैं। इसके बाद है एर्गोटिज्म।
और एर्गोटिज्म से रिलेटेड बेटा मैंने आपको बताया कि इट इज कॉज्ड बाय द क्लेविसा परप्यूरिया या पर्पल एर्गोट कॉन्टेमिनेटेड ड्राई फ्लोर। फ्लोर क्या है? बेसिकली आटा है, तो वो खराब हो गया है किसी फंगस की वजह से, तो उस पे जब आप फीड कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या चांसेस हैं? उसकी वजह से हम कहते हैं डिल्यूजन होने के चांसेस हैं, गैंग्रीन के चांसेस हैं, कन्वल्जन्स हैं। क्या होती है ये सारी कंडीशंस? डिलीजन हम कहते हैं फॉल्स बिलीफ, ठीक है, कि देखें जितने ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, मैं कहूँ कि ये सारे की सारी जो है वो चुड़ैले हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मेरा एक फॉल्स बिलीफ है, तो ये डिलीजन है, दोहरे पड़ जाना, ठीक है, सॉरी दोहरे नहीं पढ़ना है। डिलीजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी हम कहें कि वो चीज़ मौजूद है, वो डिलीजन है। कन्वर्जन्स हम कहते हैं दोहरे पड़ जाना, जैसे कि अभी कॉलेज स्टार्ट होंगे, आप रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, तो एग्जाम्स का सुन के, पढ़ाई का सुन के आपको जो दोहरे पढ़ना शुरू होते हैं ना, वो कन्वर्जन्स है एक्चुअली। और लास्ट में क्या है? गैंग्रीन। गैंग्रीन बेसिकली ना इन्फेक्शन होता है हमारे ना, वैसे तो हम इसे कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन भी है, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, इसकी वजह से ना ये जो हमारे डिजिट्स हैं ना, यहाँ पे जितना ऊपर मांस या मसल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे ना शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये गैंग्रीन है, ठीक है बेटा। तो एर्गोटिज्म वो कंडीशन है जिसके अंदर डिलीजन भी होते हैं, गैंग्रीन भी होता है और कन्वर्जन्स भी होते हैं। तो ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इसके अंदर ना 2-4 और बातें भी हैं। मैंने आपको कहा था कि जहां बैक्टीरिया फंजाई एज अ डिकम्पोजर्स फायदा है, वहां पर फंजाई एज अ डिकम्पोजर्स नुकसान भी है। नुकसान क्या पहुंचाते हैं फंजाई एज अ डिकम्पोजर्स? तो हम कहते हैं फंजाई जहां पर इंपॉर्टेंट रिसाइकलर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, वहीं साथ साथ जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर 15 to 50% एवरेज फ्रूट लॉस है, वो भी फंजाई की वजह से। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि दे आर आल्सो द डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, प्लांट को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, हमारे जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ना फ्रूट लॉस भी करवा रहे हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो 15 to 50% जो फ्रूट लॉस हो रहा है ना एवरेज, वो फंजाई की वजह से हो रहा है, ठीक है। अक्सर आप देखें कि आपने फ्रिज के अंदर कोई किन्नू रखा हुआ है ना, तो कुछ दिन के बाद जो है उसके साइड पे बेसिकली क्या होता है, वो वाइट सी फंगस जमा हो जाती है, तो वो जो है वो फ्रूट लॉस भी करवा रहा है। इसके अलावा 2 और फंगस के नेम मेंशन है, वो अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। एक है रोहोडोट्रोला, रोहोडोट्रोला जिसे हम पिंक यीस्ट का नाम भी देते हैं, एंड इट एक्चुअली ग्रोज ऑन शॉवर और कर्टन्स। शॉवर या कर्टन्स के लेवल पर ग्रो करती है। अक्सर आप देखें कि जहां पे बेसिकली आबशार मौजूद होती है, वाटरफॉल है, वहां पे ना अक्सर आपको वो ग्रीनरी स्लिपरी प्लेसेस नजर आएंगी, ठीक है। वहां पर ग्रीनरी के साथ साथ ना और शेड्स भी मौजूद होते हैं, वो वहां पे बेसिकली ना ये रोहोडोट्रोला ग्रो करती है। रोहोडोट्रोला के साथ अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई का, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। ये जो ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। ये बात आपको मिलेगी जहां पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है ना, वहां पे नीचे जो साइड पे रेड लाइंस लिखी हुई है ना, वहां पर ये एमसीक्यू यूएचएस में आ चुका है पहले कि ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। तो ये फंजाई वाला चैप्टर था, इसमें जितनी बातें आपको पढ़ाई गई सिर्फ आपने उतनी ही याद करनी है। ये ज़्यादा ही पढ़ाया गया आपको सेफ एंड पे रहने के लिए, कम नहीं पढ़ाया गया, ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो इन तमाम बातों को आपने बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है। इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
और चैप्टर 8 का इख्तिताम यहीं पे होता है। इसके बाद चैप्टर 7, 9 और 10 के इंट्रोडक्शंस हैं, उसके लेक्चर्स होंगे इसके बाद। तो बेटा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।